हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 आज पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया था और ये बताया था कि परमाणु जो है वो 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है, मौलिक कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों पर आवेश बराबर परंतु विपरीत होता है, वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, वो हमने आपको बताया था। और जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश जो है वो शून्य होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और वो 1.67 × 10⁻27 होता है, किलोग्राम होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि नगण्य होता है, वो क्योंकि एक प्रोटॉन का, एक हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 या 1/1840वां भाग होता है, यानी 1837 प्रोटॉन मिल जाएंगे या 1837 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तब जाकर के एक प्रोटॉन आपका उतना वेट बनता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, कि परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु के और द्रव्यमान संख्या क्या थी कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होगा वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉनों की संख्या भी कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई एक्स तत्व है, नीचे उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाती है, जेड के बराबर हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या निकालनी तो वो जेड के बराबर हो जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी थी तो a - जेड से हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज़ कोई क्लोरीन परमाणु है, कुछ हमने क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, 17Cl35। तो इसका परमाणु क्रमांक Z कितना हुआ, 17 हुआ, द्रव्यमान संख्या A कितनी हुई, 35 हुई। अब हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन इज इक्वल्स टू जेड, यानी कितना हुआ, 17 हो गया। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू भी जेड, यानी 17 हो गया। और न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू a - जेड, यानी कितना हुआ, 35 - 17 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 आ गया। इस तरह से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे समस्थानिक समभारी आयनों का बनना और संयोजकता। तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब जैसे आपका पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अब आप इसमें देख सकते हो, तीनों में देखिए कि परमाणु क्रमांक कितना है तीनों का। अब तीनों के लिए हम लोग अगर लिखते हैं, मान लीजिए एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2, एक हो गया 1H3। इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, देखिए 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसकी 1 है।
इसकी कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 3 है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, समान हो गया और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, आपके समस्थानिक कहलाएंगे। अब अगर हम इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, Z के बराबर होती है। यानी प्रोटॉन कितना होगा, इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो भी Z के बराबर होता है, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। और जबकि न्यूट्रॉन कितना होता है, A माइनस Z हम लोग निकालते हैं। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 0, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 और 3 में से 1 माइनस करोगे 1। तो इसका मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो भी समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी समस्थानिक होंगे उसमें उनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भी समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान, परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सपोज 17Cl35 और 17Cl37 दो। अब इसमें देखिए परमाणु क्रमांक कितना हुआ, Z 17 17, ये समान हो गया हमारे पास। द्रव्यमान संख्या कितनी है 35 35, ये आपका क्या है, भिन्न है। अब इसमें हम लोग प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे, वो Z के बराबर होती है, यानी 17 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 17 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 35 में से 17 माइनस करोगे तो कितना होगा 18 और 37 में से 17 माइनस करोगे कितना होगा 20। तो इसका मतलब ये भी समान है हमारे पास, ये भी समान है और ये क्या है आपका भिन्न भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, प्रोटॉनिक संख्या समान, इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान और न्यूट्रॉनिक संख्या भिन्न। तो ये आपकी कंडीशन हो गई समस्थानिक के लिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समभारी। समभारी इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। अब समभारी क्या होंगे, इसी का जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब हुआ कि उसमें परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्या भिन्न थी। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी, परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो क्या लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारी कहलाते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 18 AR40 और 20 CA40, ये हमारा तत्व है ऑर्गन और ये हमारा तत्व है कैल्शियम। अब इसमें आप देख सकते हो 18 AR40 और 20 CA40 में Z कितना है 18, यहाँ 20, A कितना है 40 और ये 40। ये आपका क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ, ये क्या हो गया, समान हो गया। अब प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, Z के बराबर होती है, यानी ये 18 होगा, यहाँ पे इसका 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, 18 हो गया, 20 हो गया। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 में से 18 माइनस करोगे 22 हो गया और 40 में से 20 माइनस करोगे 20 हो गया। तो आप देखिए प्रोटॉन भी भिन्न है, इलेक्ट्रॉन भी भिन्न है, न्यूट्रॉन भी भिन्न है, तो तीनों ही चीज़ें क्या हैं आपकी भिन्न भिन्न। तो समभारियों में परमाणु क्रमांक भी भिन्न होता है, केवल द्रव्यमान संख्या समान होती है, प्रोटॉनिक संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भिन्न और न्यूट्रॉनिक संख्या भिन्न। तो अगर आपसे समस्थानिक तथा समभारी में अंतर पूछा जाता है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। समस्थानिक समस्थानिक तथा समभारी में अंतर लिखिए। अब ये अंतर आप लाइन खींच के लिखेंगे। पहला अंतर क्या होगा
कि समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है, समभारी में परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इस तरह से आप 5 अंतर लिख सकते हो और एक एक उदाहरण दे दो, चाहे हाइड्रोजन वाला दे दो, चाहे आप कौन सा दे दो, क्लोरीन वाला दे दो, और इधर आप संभारी में ऑर्गन एंड कैल्शियम का दे सकते हो। अब हम लोग करते हैं आयनों का बनना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयनों का बनना। आयनों का बनना। अब आयन कैसे बनते हैं? आप परमाणु जानते हो, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का आवेश परस्पर बराबर परंतु विपरीत होता है, जिसके कारण जो होता है वो हमारा परमाणु उदासीन होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, ये सपोज परमाणु का नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये लाइक दिस, इस तरह से भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये बोरबरी के नियमानुसार यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज़ ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होती है, सबसे अंतिम कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं या जाते आते हैं। अब कहीं पर अगर अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चूँकि बराबर हैं, दोनों पर समान आवेश है, तो इस पर आवेश कितना हुआ, शून्य हुआ। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या है तो आवेश कितना होगा, इस पर शून्य होगा। अब मान लीजिए कहीं पर दो चीज़ें आपस में रब की जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, तो उससे हो सकता है कि एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, इसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन अधिक हो गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन अधिक, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन कम हो गया। यानी यहाँ पे एक प्रोटॉन अधिक है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है, और जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या होता है, ऋण आवेश आता है। और इसी को हम लोग, जो किसी परमाणु पर जब आवेश आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर उदासीन परमाणु कोई है, उदासीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आयन बनता है। अब आयन तो बन गया, अब इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं पे हो रही है तो वो कौन सा बनेगा, धन आयन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहीं पर है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल है सोडियम, ठीक है, सोडियम 1123। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास है 11। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वो पहली कक्षा में इसमें कितने होते हैं, पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, और तीसरी कक्षा में 1 होता है। अब यही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, तो इसका मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका 281 था परमाणु क्रमांक, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसने क्या बना लिया, सोडियम 28 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब एक धन आवेश इस पे आ गया, तो इसने क्या बना लिया, सोडियम का धन आयन बनाया, सोडियम धन आयन बना लिया।
दूसरा ऋणायन कैसे बनता है, 17Cl35 मान लीजिए है आपके पास, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17 है। तो पहली कक्षा में हमारे पास कितने होंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में 8, 8, 10 और तीसरी कक्षा में हमारे पास यहाँ पे होते हैं 17। अब ऑक्टेट रूल आप पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो 7। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है, अंतिम कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना रहता है। तो ये क्या करता है, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका मतलब क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या बना लेता है, Cl के ऊपर माइनस, क्योंकि पहले 287 था, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 288 बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बना लिया इसने, क्लोराइड ऋणायन बना लिया, क्लोराइड आयन कहलाएगा ये, यानी ऋणायन बना लिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस पर धन आवेश आ जाता है, यानी वो धनायन बना लेता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या बना लेता है, ऋणायन यानी ऋणावेश बना लेता है। अब आता है हमारे पास संयोजकता क्या है। संयोजकता कि किसी तत्व की संयोजन की क्षमता कहते हैं, किसी तत्व की संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। इसे इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं निकालने के और रूल्स भी हैं, बट अभी आपको छोटे क्लास में हो इसलिए आपको केवल एक जनरल रूल आपको बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं, दूसरा तरीका है, किसी तत्व से संयोग करने वाले, तत्व से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपका पहला HCl है। HCl में देखिए एक H है और एक Cl है, तो इसका मतलब Cl से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इस Cl से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक, तो इसका मतलब Cl की संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। अब देखिए H2O, ठीक है, इस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। इसी तरह से देखिए NH3, इस नाइट्रोजन से कितने जुड़ रहे हैं, 3, तो यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 3। CH4, इसमें कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इसी के आधार पर हम लोग संयोजकता निर्धारित करते हैं। कुछ अन्य तत्वों की भी संयोजकता आपको हम बता रहे हैं। सोडियम की कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की भी 1 होती है। मैग्नीशियम की 2 होती है। एल्यूमिनियम की 3 होती है। ऑक्सीजन मैंने आपको बता दिया। तो इस आधार पर आप कुछ तत्व हैं जिनकी संयोजकता को आपको याद करना है। तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उसको इन शॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं। कि सबसे पहले परमाणु क्या होता है, पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक परमाणु से आपस में मिलकर एक अणु बनता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है सूक्ष्म अविभाज्य कण था, पर बाद में जो और एक्सपेरिमेंट हुए तो उससे पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। परमाणु 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं।
परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और किसी तत्व के संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। बच्चों इस चैप्टर को पूरा चैप्टर अच्छे से तीनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी आज दे रही हूँ, वो आप एक्सरसाइज को आप करिएगा, ढूंढ करके आंसर्स ढूंढ करके आप उसको करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बच्चों।